हम लगातार आपको बता रहे हैं आतंकिस्तान पर एयर स्ट्राइक हुई है। जी हां, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार हम आपको यह खबर बता रहे हैं। बीती रात 3:30 बजे, अब इसे रात कहें सुबह कहें, और जो ये कंफ्यूजन हमारे लिए है यही कंफ्यूजन आतंकियों के लिए भी था। 3:30 बजे रात को, जब ठीक से रात भी नहीं थी, जब ठीक से सुबह भी नहीं हुई थी, सूरज की पहली किरण निकलने से पहले पहले भारतीय वायुसेना के 12 लड़ाकू विमानों, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट्स यानी कि मिराज 2000 ने, जैसा कि नाम से है, 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है इस विमान की, 12 विमानों ने पाकिस्तान की वायु सीमा के अंदर घुसकर वहां 80 किलोमीटर अंदर जाकर पहाड़ियों की चोटियों पर बनाए गए आतंकियों के 13 लॉन्च पैड्स को तबाह कर दिया है। और बताया जा रहा है, एक आकलन है, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है, कई मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि करीब 150 से 200 आतंकी ट्रेनर्स और ट्रेनिंग ले रहे आतंकियों का खात्मा हो गया। और इसमें सबसे बड़ी बात यह कि कई जैश के कमांडर्स मारे गए। 2 दशक से जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान में रहकर हिंदुस्तान में तबाही मचाने की मंशा रखता है और आज उसे सबक मिला है। जैश ए मोहम्मद के कई ठिकानों पर आतंकी हमला, एयर स्ट्राइक हुई और उस एयर स्ट्राइक में सबसे बड़ा रोल रहा हमारे भारतीय वायुसेना के जाबाज पायलट्स का, क्योंकि हम विमानों के बारे में जानते हैं, हम उनकी खासियत के बारे में जानते हैं, हम वक्त जानते हैं, कैसे हमला हुआ यह भी जानते हैं, लेकिन शायद ही ये चीजें कभी निकलकर सामने आ पाए सर्जिकल स्ट्राइक की तरह कि आखिर इन सुपर स्ट्रांग मशीनों के पीछे वो कौन से पायलट्स थे जिन्होंने इस शानदार काम को अंजाम दिया, जिन्होंने पूरी सीक्रेसी के साथ और पूरी परफेक्ट चीजों के साथ वहां पर एयर स्ट्राइक की। लेकिन सलाम करते हैं हम भारतीय वायुसेना के उन पायलट्स को, उस ट्रूप को, उस स्क्वाड्रन को, उस एयर बेस को जहां से ये विमान उड़े। उसके बाद उन पायलट्स ने शानदार काम किया और बिना किसी कैजुअलिटी के, और तो और पाकिस्तान में बिना किसी सिविलियन कैजुअलिटी के अपने एम को, अपने लक्ष्य को पूरी तरह से भेद दिया। हमें गर्व है कि हमारे पास ऐसी सेनाएं हैं, हमें गर्व है कि हमारे पास ऐसे पायलट्स हैं। 3 मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल बीबी वत्स साहब भोपाल से, इसके साथ साथ रिटायर्ड कर्नल डीसी गोयल साहब भोपाल से, और मैं बहुत स्वागत करता हूं आपकी इस बटालियन में रिटायर्ड कर्नल उमराव सिंह जी का, ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपके 2 काउंटर पार्ट हमारे साथ पहले से भोपाल से मौजूद हैं और ये जोश अब तिगुना हो गया है, दोगुने की बजाय, क्योंकि एक और रिटायर्ड कर्नल उमराव सिंह जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सीधा हम ग्वालियर चलते हैं, और ग्वालियर चूंकि वीर भूमि कहा जाता है, ग्वालियर ने देश को बहुत से सैनिक दिए हैं, फिर चाहे वो सेना का कोई भी अंग हो। उमराव सिंह जी, मेरा वही सवाल है जो मैंने भोपाल में गोयल साहब से पूछा था इस खबर के बाद, हाउ इज द जोश सर? कर्नल साहब, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है सर। मैंने पूछा हाउ इज द जोश? हाँ, क्या पूछा आपने? जोश कैसा है सर आपका? अरे जोश बहुत ज्यादा है भाई। हाँ। एज के लिहाज से जी। अब मैं 92 साल खत्म हो रही है मेरी एज की जी। कुछ दर्द, कुछ तकलीफ शारीरिक महसूस हो रही है, या बिल्कुल फील कर रहे हैं कि 18 साल के ऑफिसर हैं, एनडीए अभी कमीशन लिया और सीधा भर्ती हो गए? देखिए, ऐसा है, भर्ती तो अभी भी हो जाऊंगा। हाँ। लेकिन शरीर इतना काम नहीं करता। शरीर का क्या है सर, जोश चाहिए। जोश तो फौजी का हमेशा रहता है। हाँ। जब तक वो लकड़ी के ऊपर न चला जाए। सही है सर। उमराव सर, मैं आता हूं आपके पास। 2 कर्नल साहब और हमारे साथ मौजूद हैं। गोयल साहब, मैं दरअसल जब आपसे बात कर रहा था, मैं बात कर रहा था कि मिराज की खासियतें क्या हैं या क्यों मिराज को ही इस्तेमाल किया गया, लेकिन आपने बहुत अहम चीज उठाई। आपने कहा कि हम सुपर स्ट्रांग मशीनों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उसको कंट्रोल करने वाले पायलट्स का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। और उस पर मेरा आपसे एक सवाल है, सर्जिकल स्ट्राइक की तरह इस बार भी उन पायलट्स के नाम कभी सार्वजनिक नहीं होंगे, कभी निकलकर सामने नहीं आएंगे जिन्होंने आतंकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन सर, हमने देखा है, अगर हमारे देश में बाढ़ आती है
तो एयरफोर्स का क्या रोल रहता है। अगर एक भारी भरकम हेलीकॉप्टर को, फिर वो चाहे चिनूक हेलीकॉप्टर क्यों ना हो या फिर वो कोई भी बड़ा हेलीकॉप्टर हो, हमने देखा है कि हमारे पायलट्स पूरी दुनिया में सक्षम है कि वो एक छोटे से मकान की छत पर हेलीकॉप्टर को लैंड कराते हैं। हमने देखा है कि अगर कोई हाईवे है, वहां हमको अगर ट्रेनिंग सेशन करना है तो हम अपने विमान मिराज, मिग, ऐसे बड़े बड़े विमान वहां बखूबी उतारते हैं। ये काबिलियत आपको किसी और दुनिया में देखने को मिलती है क्या? बिल्कुल नहीं। और मैं कहूंगा कि इनके नाम सामने ना आए, क्योंकि कोई भी देशभक्त अपने नाम की परवाह नहीं करता है, वो काम की परवाह करता है। और इनकी सुरक्षा के इनके नाम ना आना आगे ही बहुत अहम बात रहेगी कि इनके नाम कभी ना आए, पर वो अपना नाम कमा के चले गए हैं। हम अपना काम करके यहाँ से अभी वापस देश में सुरक्षित आ गए हैं, तो इससे बड़ी और कामयाबी की बात क्या होगी। सभी देशों में सेनाएं होती हैं, पर जो ट्रेनिंग का हम लोगों का भारत में स्तर है, चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, बहुत हाई क्लास का होता है। आपने कभी सुना भी होगा कि जॉइंट एक्सरसाइजेस होती हैं इंडिया में, दूसरे देश की सेनाएं आती हैं और यहाँ पे ट्रेनिंग लेके जाती हैं। और ये ट्रेनिंग सिर्फ हाई स्टैंड ऊपर नहीं, एनडीए देश से शुरू होती है। एनडीए में भी हमारे पास के देश के कुछ कैडेट्स आते हैं, आईएमए में आते हैं और कंटिन्यूअस ऊपर तक आते रहते हैं। तो इसका बहुत महत्व है और हमारी ट्रेनिंग पूरी दुनिया में फेमस है। हम लोग अच्छा करते हैं और करते रहेंगे। ठीक, और ये सबूत है कि भले ही हथियार बनाने में अमेरिका, हथियार रखने में अमेरिका आगे हो, रशिया आगे हो, लेकिन जब बात ट्रेनिंग की आती है तो वहां ज्वाइंट एक्सरसाइजेस के लिए हमेशा बाहर की सेनाएं आतुर रहती है कि भारतीय सेना के साथ सीखने का मौका मिले, काम करने का मौका मिले। वो हाई एल्टीट्यूड्स पर किस तरह से एक्सपर्टीज रखते हैं, वो हमें सीखने का मौका मिले, और यही हमें गर्व करने का मौका देता है। और अब मेरा अगला सवाल वत्स साहब से है, उसके बाद फिर मैं उमराव साहब आपके पास आता हूं। वत्स साहब, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि हम आप तीनों पर इसलिए गर्व करते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक के हीरो कौन थे हमें नहीं पता, बस हम इतना जानते हैं कि वो कमांडोज थे, हमारी सेना के जवान थे। आज एयर स्ट्राइक के हीरोज कौन है हम नहीं जानते, ना हम कभी जानना चाहेंगे और ना कभी नाम वो सामने आएंगे। लेकिन मैं ये बात भी जानता हूं कि जरूर अपने टेन्योर में कुछ ना कुछ आप तीनों ने भी ऐसा कोई ऑपरेशन किया होगा जो आपने किया है, आप जानते हैं, लेकिन कभी आप उसे बताएंगे नहीं, और वो न बताना चाहिए। इसीलिए हम गर्व करते हैं सर आप तीनों पर। थैंक यू। सबसे पहले तो इतना प्रोत्साहन के लिए मैं दो तीन चीजें आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं जी। अभी बीच में बातचीत में एक मुद्दा आया था कि हमने बदला ले लिया है। मैं इस बात से सहमत नहीं करता हूं। हमने बदला लेने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। ठीक सर, मैं इस बात को मानता हूं। दूसरी बात, हमारे हिंदू धर्म के अंदर में गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि जो आत्मा है वो तकरीबन 12 दिन तक ट्रेवल करती है, और 13वें दिन जो है, इसलिए हम 13वीं उसकी जो है दिवंगत आत्मा के लिए मनाते हैं। तो आज देश के 130 करोड़ साथियों ने, और खास तौर से हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट ने और खास तौर से मोदी जी ने 39 शहीदों को एक उनकी 13वीं से पहले वो बदला लेकर वो शहादत और श्रद्धांजलि दे दी है। तीसरी बात, अभी जो बातचीत चल रही थी कि हमारे देश की सेना की ट्रेनिंग, मुझे इन्फेंट्री स्कूल मऊ जो इंदौर के पास में है, वहां पर इंस्ट्रक्टर रहने का सौभाग्य प्राप्त रहा, जहां मैं वेपन के बारे में सिखाता था जी। तो तकरीबन 36 देश के ऑफिसर्स और सैनिकों को हम वहां पर ट्रेनिंग देते हैं। यूनाइटेड पीस कीपिंग फोर्स के अंदर इंडियन आर्मी की डिमांड सबसे ज्यादा रहती है, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग का जो दर्जा है वो बहुत हाई है। हमारी फोर्स, चाहे वो कोई भी फोर्स हो, वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कोई भी हो, वो अव्वल दर्जे की डिसिप्लिन फोर्स रहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जवान, हमारा जो सैनिक है, हमारे जो अफसर हैं, वो हर परिस्थिति में काम करने में काबिल रहते हैं, क्योंकि हमारे बॉर्डर पर हाइल्टीट्यूड भी है, माउंटेन्स भी हैं, प्लेन्स भी हैं, रिवराइन टेरेन भी है, और डेजर्ट्स भी है, और कच्छ का रन भी है। तो हम हर तरह के टेरेन में लड़ने के पारंगत रहते हैं। और साथ साथ में हमारे पास में अरेबियन और जो हिंद महासागर भी है,
तो हम नेवी के साथ में भी बड़े अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। इसलिए यूनाइटेड पीस कीपिंग फोर्स में आज की तारीख में इंडियन आर्मी को की सबसे ज्यादा डिमांड है। बाकी मेरा खुद का सोचना है कि जो हमने बदला लेने की कार्रवाई को स्टार्ट किया है उसमें हमें जो हमारा माइंडसेट है, जो हमारी सोच है, उस सोच को थोड़ा सा बदली करना पड़ेगा और वो सोच बदली हो भी रही है। लेकिन अभी हमें डिफेंसिव से ऑफेंसिव पे आना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान का गिलगिट बाल्टिस्तान इलाका कश्मीर का एक अभिन्न अंग है। आप हिस्ट्री को उठाकर देख लीजिए। गिलगिट बाल्टिस्तान तो हमेशा से कश्मीर का हिस्सा रहा है। वो उसने पाकिस्तान ने कुछ हिस्सा उसको कराकोरम हाईवे के हिसाब से दे दिया चाइना को। तो हमें गिलगिट बाल्टिस्तान की मांग करनी चाहिए। हमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को अपने कश्मीर का हिस्सा मानकर उसके बारे में बात करनी चाहिए। हमें बलूचिस्तान के अंदर में जो मानवाधिकार हो रहा है का हनन हो रहा है, और बलूची जो 1947 के अंदर में भी पाकिस्तान के साथ में नहीं मिलना चाहते थे, उनके साथ में उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो आज भी हिंदुस्तान के साथ आना चाहते हैं। वक्त पर उनकी मांग आती है। वो आज भी हिंदुस्तान के साथ में आता है। खान अब्दुल गफ्फार खान के पड़पोते जो हैं वो हमेशा स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं करते हैं। हमें अब समय आ गया कि बलूचिस्तान के बारे में बात करनी चाहिए, बलूचिस्तान की जो स्ट्रेटेजी है उसके बारे में बात करनी चाहिए। क्योंकि जो पाकिस्तान और चाइना पाकिस्तान की भूमि से सीपैक बना रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और तकरीबन $500 मिलियन का जो उसमें खर्चा कर रहा है वो बलूचिस्तान से जा रहा है। बलूचिस्तान इज ए रिच एरिया इन मिनरल्स। पाकिस्तान के जो जितने भी खदाने हैं वो बलूचिस्तान एरिया में हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि बलूचिस्तान के अंदर में जो सोने की खान है वो पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दी है। और कितने मतलब दुख की बात है। बलूचिस जो जब सुनते हैं, उनसे बातचीत उनकी सुनते हैं तो कितना दुख होता है। तो आज हमें समय आ गया है, आज हमें बात करनी चाहिए तिब्बत के बारे में। आज हमें बात करनी चाहिए अरुणाचल प्रदेश के अंदर में हमारा जो इलाका चाइना ने दबाया हुआ उसके बारे में बात करनी चाहिए। क्योंकि हम एक इकोनॉमिक पावर हैं, हम एक मिलिट्री पावर हैं, और हम साउथ एशिया के अंदर में एक पावर और वर्ल्ड के अंदर में एक उभरती हुई शक्ति के तौर पर कर रहे हैं। हम चाइना और पाकिस्तान दोनों को चल रहे हैं। रिटायर्ड कर्नल उमराव सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो कर्नल साहब, बात अब कुल मिलाकर यह है कि अब हमें पाकिस्तान को बताना चाहिए, और ये पाकिस्तान सीख ले कि 61, 65 और 99 याद रखो, और चाइना को यह बताना चाहिए कि तुम 62 भूल जाओ, 60 भूल जाओ। ये हिंदुस्तान अब वो हिंदुस्तान नहीं है। ये आप बिल्कुल ठीक कहते हो कि अभी तक जब से हमको इंडिपेंडेंस मिला है तब से लेके हमने कभी भी पाकिस्तान के ऊपर पहले अटैक नहीं किया। ठीक। पाकिस्तान ने हमेशा जब पहले लड़ाई शुरू की है उसका हमने जवाब दिया है। सन 48 में, सन 65 में, सन 71 में और कारगिल ऑपरेशन, इन चारों ऑपरेशंस में हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया है। और सन 71 की लड़ाई जो थी उसमें उनके 94,000 सैनिक हमने को सरेंडर कराया, और हमने अपने मुल्क में 1 साल तक उनको कैद रखा। लेकिन हमने उनको ये महसूस करा दिया कि अगर आप हमारे ऊपर आंख उठाएंगे तो हम बिल्कुल उसका जवाब आपको अच्छी तरह देंगे। लेकिन हम गलती कहाँ कर गए कि जब हमने उनके सैनिकों को वापस करना था, उस समय हमको पाकिस्तान को ये कहना था कि हमारा पीओके आप खाली करिए। हाँ, वो हमारे पॉलिटिशियन की बहुत बड़ी चूक हुई। उसके बाद कारगिल ऑपरेशन में जबकि हमने इनको पहाड़ों से खदेड़ा था,
उस समय भी हम ये चाहते थे कि हमारा एयरफोर्स अंदर जाके स्ट्राइक करे, अंदर जाके और ये ट्रेनिंग कैंप जो आज डिस्ट्रॉय किए हैं वो उसी टाइम पे डिस्ट्रॉय होने चाहिए थे। लेकिन हमको एलओसी क्रॉस करने का हुक्म नहीं दिया गया। अब ये पहला मौका है जब से हम आजाद हुए हैं कि एलओसी जो कि पाकिस्तान समझता था कि हिंदुस्तान क्रॉस नहीं करेगी, आज हमने उनको इसका महसूस करा दिया कि एलओसी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। अब आइंदा जब भी कोई होगा तो हम इससे ज्यादा कड़ा ऑपरेशन लेंगे। ठीक, उमराव सर मैं आता हूं आपके पास। तो आप इसलिए सचेत हो जाइए। हाँ, आप इसलिए सचेत हो जाइए। ठीक, अगर आप एलओसी क्रॉस करेंगे तो एलओसी हमारे लिए भी मर्यादा नहीं है। आपने अगर छेड़ा तो हम छोड़ेंगे नहीं, ये भारतीय सेना कह रही है। हमारी फौज को इससे भी बड़ा एक्शन लेना पड़े। ठीक, और हम आपको अब एक बयान सुनाते हैं, एक ऐसे शख्स का बयान सुनाते हैं जिसने इन चीजों को अपने सामने होते हुए देखा है। सुनिए जरा। जो सुबह हमने देखा है, या सुबह कोई 3-4 के बाद जो हमने आवाजें सुनी है हवाई जहाजों की, तो असल में हम ही घबरा गए कि शायद ये क्या हो रहा है। तो फिर हमने सुबह भी ये 6-6:30 तक ये जहाजों की आवाजें जो आती रही हैं, तो उसके बाद तुरंत ही बाद जो हमने टीवी पे देखा कि वो हिंदुस्तान ने जो है पीओके के जो कुछ मिलिटेंसी के जो कैंप्स थे उन पे हमला किया गया है। तो इसमें हमने ये सुना और हमने ये समझा कि ये ठीक है कि ऐसी जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो ऐसे लोग हैं जो बेगुनाह लोगों को जो जिनकी जानें वो ले रहे हैं, तो उसका बदला ये हुआ है, तो अच्छी बात है। तो आज 3-3:30 बजे के लगभग हमने हजारियों की आवाज सुनी। तो उसके बाद सुबह जब उठे हम पता चला कि एयर स्ट्राइक किया है कोई पाकिस्तान के जो दहशतगर्द कैंप है उन पर। तो हम इसके हक में हैं कि अगर वो बार बार हमारे पर ये जुल्म और जुल्म सोचते हैं, ये बॉर्डर के लोगों को गोले फेंकते हैं, गोलियां फेंकते हैं, तो अंदर जवानों को आके ऐसा किया है, तो हम इसके हक में अच्छा किया है। हमारी फौज बहादुर है, हम खुश हैं अपनी फौज पर। लीजिए, कई स्तर पर पुष्टि हो रही है। जो स्थानीय निवासी हैं एलओसी के पास रहते हैं वो कह रहे हैं कि 3-3:30 बजे के आसपास हवाई जहाजों की आवाजें आई तो थी, लेकिन ये नहीं पता था कि पाकिस्तान में घुसकर एयरफोर्स मारने जा रही है। और जैसा हमने कहा कि एक फिल्म थी जिसका एक डायलॉग था बड़ा फेमस कि हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है बदला, उस तर्ज पर भारत आगे बढ़ा और बदला लिया गया। लेकिन उसी फिल्म का एक और डायलॉग है, कह के लेंगे और घुस के मारेंगे, तो वो भारतीय वायुसेना ने करके दिखा भी दिया। मैं गोयल साहब आपके पास आ रहा हूं, और गोयल साहब आपसे मेरा एक सवाल है। देखिए सर, एक समझदार आर्मी अधिकारी, एक समझदार देश कभी जंग नहीं चाहता। मैं पाकिस्तान की बिल्कुल बात नहीं कर रहा, उसने कभी नहीं समझा इन चीजों को। हिंदुस्तान ने कभी जंग नहीं चाही। मेरा आपसे एक सवाल यह है, लेकिन एक समझदार देश यह भी जानता है कि अगर जंग होती है तो हमें तैयार किस लिए रहना है। और उस तैयारी पर मेरा आपसे अगला सवाल है, क्योंकि देखिए सर, पाकिस्तान के बूते की क्या है क्या नहीं है वो पूरा देश जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। हम 48 से देखते हुए आ रहे हैं। लेकिन चूंकि इमरान खान वहां पर नए प्रधानमंत्री बने हैं, कुछ वक्त बाद उनको भी चुनाव फेस करने हैं, वहां पर उनको भी ये बताना है। और आज हमने देखा कि पाकिस्तान की आवाम भी अपनी सेना पर लानत फेंक रही है। वो कह रही है कि हमारी सेना चूड़ी पहनकर बैठी है, कुछ नहीं कर सकती। तो हो सकता है कि वहां से भी कुछ चीजें छुटपुट तैयारियां हो रही हो। हमारे यहां से आपको क्या लगता है सर कि किस तरह की चीजें वहां से हो सकती हैं, या क्या कुछ उनके बस में है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि हमेशा हम लोग आधा काम करके बीच में छोड़ देते थे। जितने पहले के वॉर हुए हैं हम लोगों ने उनको ओवर पावर किया, जमीन हमारे हाथ में आई, हमने वापस कर दी। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जब सांप को भी अधमरा करके छोड़ते हैं तो वो ज्यादा खतरनाक हो जाता है। मेरे ख्याल से हम लोग सांप को मारने के बाद, जलाने के बाद ही शांत लेते हैं। इस तरह से जो हमने शुरुआत की है, बदला तो इसको है ही, पर एक हमारे खुद की एग्जिस्टेंस की रिक्वायरमेंट भी है। हमको परमानेंट सॉल्यूशन करना पड़ेगा पाकिस्तान के साथ, और ये शुरुआत को हमको अंत तक, अंजाम तक ले जाना होगा, जिससे कि हमारे जो लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, हमारे जवान जो शहीद होते हैं टाइम टू टाइम, हम उनको रोक सकें। हमारा देश का जो मोराल है वो हाई होना चाहिए, ना कि हम
एवरी डे जो हम लोगों के साथ जम्मू कश्मीर में हो रहा है कि ये कोई भी आदमी पत्थर मार के चले जाता है और लोग उसका सपोर्ट करते हैं, मीडिया उसका सपोर्ट करती है, वो नौबत ना आए। अभी हम लोग इतने सक्षम हैं, हम इसको करेंगे आगे, और जो कि नेक्स्ट स्टेप में होना है वो डिस्कस करने के जरूरत नहीं है टीवी के ऊपर। वो सबको पता है, स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, लॉन्ग टर्म प्लान बनता है और उसके बाद ही उस पर कार्रवाई शुरू होती है। जैसा आपने देखा कि इस केस में भी हमको 12 डेज लगे, तो 12 डेज से हम लोग खाली नहीं बैठे थे। हर लेवल पे, चाहे इंटेलिजेंस लेवल हो, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी एंड इंटेलिजेंस का सैटेलाइट के थ्रू जो हमको जानकारी मिलती है, जो हमारी इक्विपमेंट की रेडीनेस है, कितना हमको टाइम लगता है, वो सब सोचने के बाद ही ये डेट डिसाइड की जाती है कि इस डेट में हम सक्षम होंगे ये काम करने के लिए। ठीक सर, गोयल सर, मैं आता हूं, आपके पास बहुत से सवाल होंगे अभी। वत्स साहब भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उमराव साहब भी हमारे साथ हैं, लेकिन हम आपको ये बता दें कि दो चीजें हिंदुस्तानियों को जाननी चाहिए कि मिराज 2000 जिसका इस्तेमाल हमने इस एयर स्ट्राइक के लिए किया, हमारी वायुसेना ने किया, ये 80 के दशक में भारत ने खरीदा था और ये फ्रांस का ओरिजिन, इसका फ्रांसी है, फ्रांस से ही बने हुए हैं और ये उसी कंपनी के बनाए हुए विमान है जो कंपनी रफाल बनाती है। पाकिस्तान खैर मनाए इस बात की कि हमारे पास मिराज था, अगर रफाल होता तो फिर और भी घातक चीजें हो सकती थी, जरा उन चीजों को भी ध्यान रखे। और सबसे बड़ी बात, यूं तो कहने को पाकिस्तान के पास F-16 जैसे लड़ाकू विमान भी हैं, लेकिन उन्हें चलाने के लिए जो जिगर चाहिए और जो एक्सपर्टीज चाहिए वो दुनिया के किसी और पायलट में नहीं है।